गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो भैया, अपने इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में अपने एक बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये मान लो कि आपने इतिहास में आधी जंग जीत ली है। आधी जंग क्यों जीत ली है, अब आपके ये दिमाग में आ रहा होगा। आधी जंग इसलिए जीत लिया भैया क्योंकि अपनी जो फर्स्ट बुक थी ना, उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज मान लो या थोड़ी सी वो एक प्रकार से बोरिंग सी महसूस होती है। हालांकि बोरिंग नहीं है लेकिन जो पहली बार पढ़ते हैं, जैसे मान लो हमने तो इतिहास से एमए वगैरह सब कुछ कर ली तो हमारे लिए तो वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे कई स्टूडेंट जो पहली बार इतिहास पढ़ते हैं उनको थोड़ी सी बोरिंग सी महसूस होती है। इसीलिए मैंने पहले उस बुक को स्टार्ट किया था और बड़े धीरे धीरे आपको वो बुक करवाई है। बड़ी सरल भाषा में आपको, साधारण भाषा में वो आपको पढ़ाई है और बड़े ही इजी तरीके से आपको नोट्स लिखाए हैं। अब वो किताब अपनी पूरी हो गई ना, अब अपने 2 किताबें बची है भैया। देखो, आपको पता है इतिहास में अपने 3 भाग है या अपने कहते कि छोटी छोटी 3 बुक है। छोटी छोटी मान लो, बड़ी तो नहीं है क्योंकि एक एक बुक में 4-4, 5-5 पार्ट है। जैसे अपने वो बुक पूरी हो गई, इसमें 4 पार्ट थी। आज अपने सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें अपने 5 चैप्टर है। तो अब भैया जो भी अपने बुक पढ़ेंगे ना, दोनों बुक बड़ी शानदार बुक है, आसानी से आपको याद हो जाएगी। एक तरह मतलब एक स्टोरिया सी है, स्टोरिया है एक तरह से, आपको याद होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात और बता दो भैया, कई स्टूडेंट के मेरे पास में कमेंट आते हैं, गुरुजी वीडियो गिरो, गुरुजी वीडियो गिरो, जल्दी जल्दी आबा दो, गुरुजी डेली आबा दो। तो देखो भैया, सीधी सी बात है, आप लोग भी समझते हो कि 1-1.5 बजे तक तो हम स्कूल में रहते हैं। स्कूल से आने के बाद में खाना वगैरह खाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट भी करते हैं, फिर कितने एक वीडियो बना सकते हैं। और वीडियो ऐसे अगर जल्दबाजी में घास काट दिया, आपके कुछ समझ में नहीं आया तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो आप मैं क्या कर रहा हूँ? तो भैया ये मेरा काम है, जो स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो या पॉलिटिकल के हो या जियोग्राफी के हो। देखो, जियोग्राफी भी मैं इस बार पढ़ा रहा हूँ, वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे स्कूल के जो टीचर थे उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो गई, इसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए जियोग्राफी भी कुछ समय के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। हो सकता है पूरी भी पढ़ा दूं, हो सकता है आधी भी पढ़ा दूं। अपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल भैया मैंने लास्ट ईयर ही पढ़ाई थी, और लास्ट ईयर के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपके अगर कोई जान पहचान के हो तो आप उनसे पूछ लेना। हिस्ट्री और पॉलिटिकल में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस इस चैनल के साथ में अंत तक जुड़े रहो। सारी जिम्मेदारी मेरी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपके टेस्ट लेने हैं, किस प्रकार से आपकी कॉपियाँ चेक करनी है। आप अपनी प्लेलिस्ट में देखो भैया, लास्ट ईयर मैंने कम से कम दोनों बुक्स के, हिस्ट्री और पॉलिटिकल के 25-25, 30-30 टेस्ट लिए हैं। कॉपियाँ भी मैंने चेक की है, तो वो जिम्मेदारी मेरी है। बस आप तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा उसको याद कर लो, अच्छी तरह से नोट्स बना लो। बाकी सारी जो टेंशन है वो आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। अब देखो भैया, अपने स्टार्ट करते हैं। एक चर्चा और कर लेते हैं। कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर अपने भी अब टेस्ट स्टार्ट कर दो। तो भैया मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक बार एक वीडियो में कहा था कि जैसे ही अपने एक एक बुक पूरी हो जाएगी मैं टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। अपने हिस्ट्री की हाँ एक बुक कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटिकल में अपना 7वां चैप्टर चल रहा है, 2 चैप्टर उसमें और शेष है। जैसे ही वो चैप्टर पूरे हो जाएंगे, पॉलिटिकल के भी अपने टेस्ट आयोजित कर दिए जाएंगे। 2-4 दिन में मैं किस प्रकार से अपने टेस्ट लेने हैं, क्या अपनी प्लानिंग रहेगी, किस प्रकार से अपने करना है, वो सारी चीज़ें अपने शेयर कर लेंगे। अब बात करते हैं भैया अपने चैप्टर की। देखो भैया, अपने कौन सी बुक स्टार्ट कर रहे हैं? सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर कौन सा है? 5वां है। वैसे तो ये 5वां चैप्टर है, लेकिन अपने बुक के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर भी है। और चैप्टर का नाम क्या है भैया? यात्रियों के नजरिए। कब से लेकर 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी या 10वीं से लेकर 17वीं सदी के मध्य, मतलब 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य, अर्थात कौन सा काल हो गया भैया? मध्यकाल। इस मध्यकाल में भारत की जो राजनीतिक, भारत की जो सामाजिक, भारत की जो सांस्कृतिक जीवन था, उसके इतिहास के बारे में अपने इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और उसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिली? इस समय भारत में जो यात्री आए, विदेशी यात्री आए, उन यात्रियों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, उनसे हमें इनके बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। यात्री कौन कौन आए थे? तो भैया ध्यान रखना, देखो कई बार क्रम पूछ लेते हैं। सबसे पहले आया था अल-बरूनी। कौन आया था? अल-बरूनी। फिर आया था अल-बरूनी, आया था भैया 11वीं शताब्दी में। फिर आया था इब्न बतूता।
कौन था? इब्न बतूता, यह आया था 14वीं शताब्दी में। और फिर आया था भैया बर्नियर, ये आया था 17वीं शताब्दी में। इनका क्रम ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं पहले कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे भैया जो सबसे पहले आया था उसका क्या नाम था? अल बरूनी। देखो भैया अल बरूनी कौन था, बड़े आराम से आपको समझना है। देखो सबसे पहले इसकी जन्म वगैरह की बात कर लेते हैं। इसका जन्म हुआ था भैया 973 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में कौन सी जगह पर? ख्वारिज्म नामक एक जगह है, वहां पर इसका जन्म हुआ था। और अगर एग्जैक्ट जगह भी आपको मैं बता दूं तो ध्यान रखना भैया, ख्वारिज्म के समीप एक स्थान था जिसका नाम था खीवा, यहां पर इसका जन्म हुआ था। हालांकि ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। मैं कई चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं भैया, शुरू से मेरा ये सिस्टम रहा है कि कुछ आपको ज्यादा ही नॉलेज दे रहे हैं, ज्यादा ही बता रहा हूं, हालांकि आपकी बुक में नहीं है। तो भैया इसका जन्म कब हुआ था? 973 ईस्वी में। कहां पर? उज्बेकिस्तान के कौन से स्थान पर? ख्वारिज्म में। अब बात करते हैं भैया 1017 ईस्वी में एक शासक था भैया जिसका नाम था महमूद गजनवी। इस महमूद गजनवी ने कहां पर आक्रमण कर दिया? ख्वारिज्म के ऊपर आक्रमण कर दिया। और ख्वारिज्म पर आक्रमण करने के बाद में क्या किया? यहाँ पर जितने भी कवि वगैरह थे, यहाँ पर जितने भी एक प्रकार से मतलब जो इतिहासकार वगैरह थे, जो विद्वान वगैरह थे, उन सभी को अपने साथ में कहाँ पर ले गया? गजनी ले गया। तो अलबरूनी भी वहीं का था, तो अलबरूनी को भी महमूद गजनवी अपने साथ कहाँ ले गया? गजनी ले गया। गजनी कौन सी भैया? आमिर खान वाली मूवी नहीं, गजनी अफगानिस्तान में है। गजनी यहाँ का शासक था अपने महमूद गजनवी। देखो महमूद गजनवी की थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ आपको, कौन था आपको पता चल जाए। एक प्रकार से देखे तो भैया एक क्रूर शासक था, ये एक अत्याचारी शासक था। इसे अपने विश्व का पहला सुल्तान भी कहा जाता है। विश्व का क्या कहते हैं? पहला सुल्तान भी कहते हैं। गजनवी वंश का ये क्या था? शासक था। अगर अब भी आपको थोड़ा बहुत याद नहीं आया तो आपको एक चीज बताता हूं, आपको याद आ जाएगा। यह वह शासक था भैया जिसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए थे। आपको पता हो गुजरात का सोमनाथ मंदिर, इस गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला शासक यही था। कौन? महमूद गजनवी। तुर्क आक्रमणकारी था भैया। इसे अपने बुत किसन भी कहते हैं। बुत किसन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने हिंदू मंदिर जो थे उन हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। बुत किसन या मूर्ति भंजक भी कहते हैं। और आक्रमण इसने इसलिए किए थे क्योंकि यह भारत से क्या लेना चाहता था? अधिक से अधिक धन लूटना चाहता था। तो ये महमूद गजनवी है भैया। इस महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उज्बेकिस्तान पर। और यहाँ के जितने भी कवि वगैरह, यहाँ के साहित्यकार वगैरह, यहाँ के इतिहासकार वगैरह, यहाँ के जितने भी विद्वान थे, उन सभी विद्वानों को कहाँ ले गया? अपने साथ गजनी ले गया। और उन्हीं में कौन चला गया? अपने अलबरूनी। कब की बात है? 1017 की। आगे देखो भैया, अब ये अलबरूनी था, ये भैया बहुत बड़ा विद्वान था। इसे अनेक भाषाओं का ज्ञान था। कौन कौन सी भाषाओं का? सीरियाई भाषा जानता था, फ्रांसीसी जानता था, हिब्रू जानता था और संस्कृत जानता था। इसके अलावा और भी कई भाषाएं थी भैया, फारसी वगैरह है, अरबी वगैरह है। इन कई भाषाओं का उसको क्या था? ज्ञाता था। लेकिन सबसे मेन चीज भैया संस्कृत। संस्कृत सीखने वाला यह कौन था? प्रथम मुसलमान था भैया। पहला मुसलमान था जिसने कौन सी भाषा सीखी थी? संस्कृत सीखी थी। ठीक है, यह भी आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्योंकि ये आगे अपने बात आएगी इससे संबंधित। संस्कृत सीखने वाला यह भैया प्रथम मुसलमान था। और यह अंत में जो है वो कहां पर बस गया था? पंजाब में बस गया था। कहां पर बस गया था? पंजाब में बस गया था। और पंजाब में बसने पर इसने ब्राह्मण, पुरोहित और विद्वानों के साथ में क्या किया? अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत किया, उनसे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त किया। मतलब उनकी संगत में रहा। ये मतलब एक प्रकार से कहे कि था मुसलमान लेकिन रहा किन की संगत में? हिंदुओं की संगत में रहा। संस्कृत में इसने खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, ये जो रचनाएं थी, संस्कृत में रचित जो रचनाएं थी या जो ग्रंथ थे, जो खगोल विज्ञान से संबंधित थे, जो गणित से संबंधित थे, जो चिकित्सा से संबंधित थे, उनका इसने किस भाषा में अनुवाद किया? अरबी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, इसके बाद में भैया सबसे मेन चीज पंतजलि का। पंतजलि क्या है भैया?
पंतजलि जो है, इस पंतजलि का इसने क्या, ये संस्कृत व्याकरण का भैया एक फेमस ग्रंथ है, इसका इसने किसने अनुवाद किया था? अरबी भाषा में अनुवाद किया था। पंतजलि का इसने कौन सी भाषा में अनुवाद किया? अरबी भाषा में अनुवाद किया था। और इसने एक भैया फेमस पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। अब ये बुक जो है भैया, इस बुक अपने काफ़ी मेन है, इस बुक की अपने चर्चा करते हैं। देखो भैया, किताब उल हिंद, यह रचना किसकी है भैया? अलबरूनी की है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? अलबरूनी ने की। किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना कौन सी भाषा में की गई? अरबी भाषा में की गई। अब देखो भैया, इस पुस्तक के कई अन्य नाम भी आते हैं। कई बार क्या हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अपनी बुक में यही नाम दिया हुआ है किताब उल हिंद, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए इसकी जगह अन्य नाम दे देता है। अन्य नाम कौन से? इस पुस्तक को भैया अपने तारीख उल हिंद, तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद और 11वीं सदी का क्या कहते हैं? दर्पण भी कहा जाता है। और इस बुक में टोटल कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय है, 80 चैप्टर है इस बुक में, अरबी भाषा में लिखी हुई है। और किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी। इसमें किस बात का उल्लेख है भैया? इसमें जब अलबरूनी भारत आया था उस समय की राजनीतिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, गणितीय व ज्योतिष विद्या का क्या है? उल्लेख है। मतलब उसने भारत में जो राजनीतिक घटनाएं देखी, जो सामाजिक घटनाएं देखी, जो धार्मिक जीवन देखा, जो गणितीय जीवन देखा, जो खगोल विज्ञान का उसने ज्ञान प्राप्त किया, उन सब का उल्लेख अपनी कौन सी पुस्तक में कर दिया? किताब उल हिंद में कर दिया। या अपने डिटेल से कहे कि इस पुस्तक में अपने धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, फरताएं, कानून, सामाजिक जीवन, मापतोल, मूर्तिकला और विज्ञान के बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था भैया अपने कौन? अलबरूनी। किसके समय आया था? महमूद गजनवी के समय। ध्यान रखना, कब? 11वीं शताब्दी में। पुस्तक का क्या नाम था? किताब उल हिंद। अब कॉपी निकालो भैया और कॉपी में लिखो, अपने लिखना स्टार्ट करो अपने। सबसे पहले भैया हेडिंग मत लगाओ, सबसे पहले 2-3 लाइन ऐसे लिख लो, ठीक है? आप लिखो भैया, मध्यकालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के इतिहास का अध्ययन करने के लिए कई स्रोत उपलब्ध है, जिनमें से मुख्य स्रोत उन विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित वृत्तांत है। वृत्तांत या रचना एक ही बात है, या पुस्तक वृत्तांत है, जिन्होंने मध्यकाल में भारत की यात्रा करके लिखे थे। आगे लिखो भैया, मध्यकाल में भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित है। नंबर लगा के लिख लेना भैया, निम्नलिखित है। नंबर 1 लिख लो अलबरूनी, ब्रैकेट में लिख लेना भैया 11वीं सदी। नंबर 2 लगा के लिख लो इब्न बतूता, ब्रैकेट में लिख लेना भैया 14वीं सदी। और नंबर 3 लगा के लिख लो बर्नियर, ब्रैकेट में कर लेना 17वीं सदी। इनका क्रम ध्यान रखना भैया, क्रम इनका कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है ना? लिख लिया। अब हेडिंग लगाओ आप अलबरूनी। अलबरूनी ब्रैकेट में कर लो 11वीं शताब्दी और लिखो भैया, अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म उज़्बेकिस्तान में हुआ। अलबरूनी सेकंड लाइन में लिखो, एक लाइन में ऐसे एक लाइन लिखते रहो भैया ताकि याद करने में भी आसानी रहे। सेकंड लाइन में लिखो अलबरूनी फारसी, हिब्रू, संस्कृत, सीरियाई, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञाता था।
अगली पॉइंट लिखो भैया। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी विद्वानों का बहुत सम्मान करता था, इसलिए ख्वारिज्म के कई विद्वान एवं कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अलबरूनी को भी महमूद गजनवी अपने साथ ले गया था। गजनी में ही अलबरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई और वह पंजाब में बस गया। ले लेते तो चाय दे दे, कहाँ दिक्कत है, चाय तो पीस कहाँ चल रहा है। पंजाब में बस गया और पंजाब में ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ रहा। तथा धर्म व दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अलबरूनी संस्कृत सीखने वाला प्रथम मुसलमान था। अलबरूनी ने संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित तथा चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कई भाषाओं में दक्ष अलबरूनी को भाषाओं की तुलना और ग्रंथों का अनुवाद करने में महारत हासिल थी। इसने पंतजलि के संस्कृत व्याकरण ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किया। फिर लास्ट में एक लाइन और लिख लो, अलबरूनी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है। फिर हेडिंग लगाओ भैया, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, इसमें लिखो भैया, अलबरूनी ने अरबी भाषा में किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की, जिसे तारीख उल हिंद, तहकीक हिंद, किताब उल हिंद तथा 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। इस पुस्तक में कुल 80 अध्याय है। इसमें अलबरूनी ने उस समय के भारत की राजनीतिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, गणितीय व ज्योतिष विद्या का उल्लेख किया है। अर्थात इसके अंतर्गत तत्कालीन समय के धर्म, दर्शन, त्योहार और यहाँ तक लिख लो विज्ञान का उल्लेख किया है।
ये हो गया भैया आपका कौन सा टॉपिक, अल-बरूनी। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बात करेंगे अपने इब्न बतूता की। ओके भैया, दैट्स ऑल। अब चाय पी लेते हैं थोड़ी सी।